प्यारे बच्चों, सब लोग प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। मैं संतोष कुमार मिश्रा, प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज, दहिला मऊ, प्रतापगढ़। मैं आज आपको भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख साधनों के बारे में बताऊंगा। और ये जो टॉपिक मैं बताऊंगा बच्चों, ये आपके बीए प्रथम वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष, बीए तृतीय वर्ष, एमए के सब प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सब सेमेस्टर में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, या आपके अन्य परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए या आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के कौन कौन से साधन हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों ये बताएं आपको कि प्राचीन इतिहास आपका कब से कब तक माना जाता है। जैसे बच्चों आपका सिंधु घाटी सभ्यता से लेके 1206 ईस्वी तक का काल प्राचीन काल के इतिहास के नाम से जाना जाता है। उसके पहले हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी, उसके बाद पूर्व मध्यकालीन इतिहास 647 से 1206 तक। लेकिन प्राचीन इतिहास के साधनों में माना गया कि प्राचीन इतिहास जानने के आपके कौन कौन से साधन हैं। सबसे पहले आपका आता है साहित्यिक साक्ष्य, कि साहित्य से हम इतिहास के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों साहित्यिक साक्ष्य में दो भाग मिलता है। सबसे पहले है अनैतिहासिक साक्ष्य, वह साक्ष्य जो इतिहास तो बताता है लेकिन इतिहास से हट के भी बहुत सारी बातों का उल्लेख करता है। और इसमें आपके आते हैं रामायण और महाभारत, जो हमारे दो महाकाव्य माने जाते हैं। रामायण जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, जिसमें 8 कांड है। इसमें हमको रामायण कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का वर्णन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आपका आता है अनैतिहासिक साक्ष्य में महाभारत, और महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा की गई है, जिसमें 18 अधिकरण बताए गए हैं, 18 पर्व बताए गए हैं। और उन पर्वों में शांति पर्व का सबसे अधिक महत्व है। और आपके महाभारत में वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख प्राप्त होता है। उसके बाद आपके वेद बताए गए, वेदों में चारों वेदों की संख्या बताई गई, 4 वेद, जिनमें आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद आपके बताए गए। और इन चारों वेदों में हमारे भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हमारे ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्याकृता उरु तदस्यद वैसे पदभ्या शूद्रो अजायत, कि एक विशाल पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, और बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जंघे से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये हमें वेदों के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आपके उपनिषद आते हैं। उपनिषद यानी कि गुरु के समीप बैठकर आप ज्ञान की प्राप्ति करना। उसके बाद आपके स्मृति ग्रंथ आते हैं, और स्मृति ग्रंथ में 6 स्मृतियों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें कि सबसे प्राचीन जो स्मृति मानी जाती है वह प्राचीन स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है, जिनमें भारत के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है। फिर आपकी बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, नारद स्मृति है, देवल स्मृति है।
इन सारी स्मृतियों से हमको भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग पुराण, और पुराणों की जो संख्या बताई गई है वो 18 बताई गई है। इन 18 पुराणों से हमको भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये तो बच्चों अनैतिहासिक साक्ष्य बताए हम। अब आपको बताएंगे साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य जो पूर्ण रूप से आपको इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त कराता है। और इन पूर्ण रूप से इतिहास में सबसे पहले आप नाम ले सकते हैं या दर्शा सकते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों में विभक्त है। अधिकरण यानी कि अध्याय, उसमें राज व्यवस्था के बारे में, सामाजिक दशा के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया। अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों के बारे में, यहाँ तक कि राज्य के सप्तांग के बारे में बताया गया कि जो राज्य है, राज्य के 7 अंग होने चाहिए और उन 7 अंगों में प्रत्येक अंगों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें आते हैं बच्चों राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, मित्र और सेना। ये राज्य के सप्तांग बताए गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं तो आता है जो पूर्ण रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है। उनमें कल्हड़ की राजतरंगिणी, कल्हड़ जो कि कश्मीर के राजा जयसिंह का राजकवि है, उसने 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के इतिहास को लिखा। उसके बाद उसके न रहने के बाद जोन राज ने कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा। तो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है, इससे हमको इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फिर ऐतिहासिक ग्रंथों में आप जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में राजकवि रहता था, जिसका नाम है चंद्रवरदायी, और चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के जो मोहम्मद गोरी के साथ तराइन का युद्ध हुआ, तराइन के युद्ध के बारे में बताया गया। उसके बाद यशोवर्मन के दरबार में जो कवि था वाकपति, जिसने गौड़भव नामक ग्रंथ की रचना की, उसके बारे में बताया गया। वो इतिहास के विषय में बताता है। तो ये हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। उसके बाद बच्चों साहित्यिक साक्ष्य में ही जो बता रहे हैं हम साहित्यिक साक्ष्य, तो साहित्यिक साक्ष्य में भी बहुत सारे जो अन्य ग्रंथ हैं, जिनमें कि आप बौद्ध ग्रंथ ले सकते हैं। और बौद्ध ग्रंथ में आपका जो सबसे बड़ा नाम आता है वो दीपवंश नामक ग्रंथ का नाम आता है, महावंश नामक ग्रंथ का नाम आता है। इन्हीं दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथ से ही हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो मौर्य वंश के लोग थे वो क्षत्रिय थे। ये ऐतिहासिक ग्रंथ, और इनमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बताया गया कि वो क्षत्रिय था। फिर इसी महावंश में बताया गया कि बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उसने बताया, उसने एक स्त्री से कहता है कि तुम नापनी अहम राजा क्षत्रियो मूर्धाभिषिक्त कथा मया सार्थ समागमो भविष्यति, अर्थात तुम नाइन हो और मैं मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय हूं, हमारा और तुम्हारा मिलन संभव नहीं है। इसके बाद इसी ग्रंथ में उल्लेख प्राप्त होता है कि अशोक अपनी पत्नी देवी से कहता है कि तुम नापनी, कहता है देवी अहम क्षत्रिय कथा पलांडु परवेक्ष्यामि, हे देवी मैं क्षत्रिय हूं अतः प्याज नहीं खा सकता, जिससे सिद्ध होता है कि मौर्य वंश के लोग क्षत्रिय थे। ये बौद्ध ग्रंथ हमें बताता है।
इसके बाद आप जैन ग्रंथों में आर्यमंजूश्री मूलकल्प, कालिका पुराण और त्रिपिटक, जो त्रिपिटक ग्रंथ है उससे भी हमको इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, ये भारतीय ग्रंथ, आपका बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। इसके बाद बच्चों आता है विदेशी यात्रियों के विवरण। ये सब साहित्यिक साक्ष्य में ही आता है, विदेशी यात्रियों के विवरण। और विदेशी यात्रियों के विवरण में सबसे पहले हम यूनानियों को लेते हैं, जिनमें सबसे पहला जो नाम आया यूनानियों में, वो नाम आया हेरोडोटस का, जो यूनान का रहने वाला है, जिसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। उसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। इसके बाद प्लिनी है, डियोडोरस है, ये, और उसके बाद स्ट्रैबो है, एरियन है, नियाकर्स है, जिसने भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान की। फिर एक बड़ा नाम आता है और उस नाम में है जो चंद्रगुप्त मौर्य का के से युद्ध हुआ, सेल्यूकस का, जो यूनानी राजा सेल्यूकस, और सेल्यूकस ने से चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद दोनों में संधि हुई। संधि के बाद उन्होंने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखा, जिसका नाम है मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने एक बहुत बढ़िया ग्रंथ की रचना की, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारतीय सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है। बच्चों, एक चीज जानने की बात कि अगर हमको इतिहास जानना है तो इतिहास में इन 4 बातों को या 4 पॉइंट को जानना आवश्यक है। सबसे पहला राजनीतिक जीवन, कि राजनीतिक जीवन राजा कैसा है। फिर सामाजिक जीवन, वहाँ का समाज कैसा है। फिर आर्थिक व्यवस्था, कि आर्थिक व्यवस्था राज्य की कैसे है। फिर आता है धार्मिक व्यवस्था, वहाँ का धर्म कैसे है, लोग किस धर्म को मानते हैं। उसके बाद मेगस्थनीज इंडिका नामक ग्रंथ की रचना। उसके बाद आपका आता है चीनी लेखक, और चीनी लेखकों में जो हमारे भारत आए और भारत के विषय में उन्होंने वर्णन किया। क्या सबसे पहला नाम आता है चीनी लेखकों में सुभाचीन। सुभाचीन जो पहला चीनी लेखक है जिसने भारतीयों के विषय में ग्रंथ में, अपने चीनी ग्रंथ में वर्णन किया। दूसरा व्यक्ति चीनी इतिहासकार जो आया, दार्शनिक आया, उसका नाम है फाहियान। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में आया और उसने गुप्तकालीन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का वर्णन किया है। इसके बाद आता है चीनी यात्री वैनसांग। 629 ईस्वी में चीनी यात्री वैनसांग आता है और वैनसांग ने अपने कार्यों के द्वारा, जो उस समय का सबसे बड़ा सम्राट था जिसने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि को धारण किया, उत्तरा पथेश्वर की उपाधि को धारण किया, हर्षवर्धन, जिन्होंने 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक शासन किया, उसके दरबार में वह रहा। और जब हर्षवर्धन ने 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किया और उस 5वीं बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वो वैनसांग को बनाया गया, और 5वीं बौद्ध संगीति उत्तर प्रदेश के प्रयाग में महाजनपद में की गई। तो ये आपके विदेशी यात्री, चीनी यात्री, इसके बाद 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी में आने वाला
चीनी यात्री इतसिंग है जिसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। इसके बाद व्हीली आया, उन्होंने भी चीन के इतिहास के बारे में बताया, भारतीय इतिहास के बारे में भारतीय लोगों को अवगत कराया। ये तो आपका साहित्यिक साक्ष्य। उसके बाद आपका जो आता है विदेशी इतिहासकारों में आपका आता है तिब्बती इतिहासकार, और तिब्बती इतिहासकार में नाम आता है तारानाथ का। और उन्होंने दो प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की, और उन दो प्रसिद्ध ग्रंथों में है कंगयूर और तंगयूर, दो ग्रंथ की रचना की, जिससे भारतीयों के विषय में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में, धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तारानाथ बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसने बौद्ध धर्म के पक्ष में अपने वृत्तांत को लिखा। इसके बाद साहित्यिक साक्ष्य में आते हैं मुस्लिम इतिहासकार, और मुस्लिम इतिहासकारों में बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने भारतीयों के बारे में बड़ा अच्छा वर्णन किया, वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया। महमूद गजनवी जो कि हमारे भारत में दूसरा आक्रमणकारी है, जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया और भारत के विशाल संपदा को वह गजनी ले गया, अफगानिस्तान ले गया। उसके साथ आने वाला इतिहासकार अलबरूनी है, और अलबरूनी ने तहकीक-ए-हिंद नामक ग्रंथ की रचना की। तहकीक-ए-हिंद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसके कारण उसे तूतीय हिंद की उपाधि दी गई। तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता। तूतीय हिंद के बारे में उसने अपनी किताब तहकीक-ए-हिंद, किताबुल हिंद में भारत के सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है। ये तो रहा बच्चों आपका साहित्यिक साक्ष्य, जो मैंने आपको वर्णन किया, साहित्यिक साक्ष्य के विषय में बताया। अब आपको मैं बताऊंगा पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में, और पुरातात्विक साक्ष्यों में 3 आता है। सबसे पहला आता है अभिलेख। ये जो अभिलेख आता है पुरातात्विक साक्ष्यों में, अभिलेख बताया गया। अभिलेख क्या है? राजाओं के द्वारा खुदवाई गई उनकी प्रशस्तियां अभिलेख कहलाती हैं। जो अभिलेख है हमारे भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ, वह 1400 ईसा पूर्व में पहला जो अभिलेख प्राप्त हुआ, वह प्राप्त हुआ मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान पे पहला अभिलेख प्राप्त हुआ, जिनमें 4 भारतीय देवता का चित्र प्राप्त होता है। उनके बारे में लिखा है, वो 4 भारतीय देवता हैं, इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण। ये 4 देवता हैं जिनके विषय में पहला अभिलेख प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद अभिलेखों की जो परंपरा शुरू हुई बच्चों, वो आपके अशोक काल से, अशोक के शासन काल में परंपरा शुरू हुई। उन्होंने अशोक के 14 बृहत शिलालेख प्राप्त होते हैं, उनके 40 अभिलेख प्राप्त हो गए हैं, और 14 बृहत शिलालेख सबसे बड़े प्राप्त हुए हैं। और इन 14 बृहत शिलालेखों में अशोक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के जो महत्वपूर्ण अभिलेख, वो अशोक का 13वां अभिलेख है। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है कि अपने शासनकाल के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उसने कलिंग युद्ध लड़ा, यानी कि उसका राज्याभिषेक 259 ईसा पूर्व में हुआ था, और कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया, वो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। और जब कलिंग युद्ध लड़ा गया, 13वें अभिलेख में बताया गया कि 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए।
और ऐसे घटना को देखकर कि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, ऐसे हृदय विदारक घटना को देखकर अशोक का मन द्रवित हुआ और अशोक ने अपना हृदय परिवर्तित किया। अशोक ने वहीं पे उपगुप्त नामक व्यक्ति से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली और उन्होंने कहा अब मैं भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष करूंगा, यानी कि अपनी जो विजय करूंगा वो धर्म विजय करूंगा। धर्म विजय यानी कि धर्म के द्वारा मैं लोगों के ऊपर अपने साम्राज्य की स्थापना करूंगा। यहाँ तक कि उन्होंने जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजा। अशोक के अभिलेखों से उसके धम्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसका जो धम्म की परिभाषा ली गई वो अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवादान सूत्र नामक ग्रंथ से ली गई है। तो अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में कहा कि माता पिता की सेवा, गुरुओं की आज्ञा का पालन, श्रमणों का सम्मान करना, ये सारी चीजें अशोक के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे हमको जानकारी एक ऐसा राजा है, ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसा राजा है जिसके विषय में केवल अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। अगर ये अभिलेख ना होता तो उस राजा के विषय में हम जानकारी प्राप्त न कर पाते, और वह राजा है कलिंग का राजा जिसका नाम है खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। और कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें उसके शासनकाल के 13 वर्षों का क्रम से वर्णन दिया गया है कि प्रथम वर्ष उन्होंने क्या किया, द्वितीय वर्ष कौन सा कार्य किया, तृतीय वर्ष क्या, ऐसे 13 वर्षों का पूरा वर्णन प्राप्त होता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। वह जैन धर्म का अनुयायी था, यह भी जानकारी प्राप्त होती है अभिलेख से, कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे हमको एक विशेष सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश के बाद जो वंश आता है वह शुंग वंश आता है, और शुंग वंश का जो राजा है पुष्यमित्र शुंग, उसको बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध धर्म जो है वो बौद्धों का विरोधी बताता है और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान बताता है। और अभिलेख से प्राप्त होता है, अभिलेख है धनदेव का अयोध्या अभिलेख, जिससे जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ को किया था। राजा जन्मेजय के बाद अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति है तो पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ को किया, जिसका जो प्रमाण प्राप्त होता है वो वाराणसी के नगवा नामक स्थान पे भी इसका प्रमाण प्राप्त होता है। इसके बाद अभिलेखों के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है वह समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का अद्वितीय वीर है, जिसको समरसत कहा जाता था, भारतीय नेपोलियन के नाम से उसे जाना जाता था। तो उसका प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसको उसके महामंत्री और शांति विग्रही हरिसेन ने लिखा अयोध्या प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में उसके आर्यवर्त का प्रथम युद्ध और आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध, आर्यवर्त का प्रथम युद्ध और आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध के बारे में बताया गया है। दक्षिण भारत की विजयों के विषय में भी उल्लेख प्राप्त होता है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से। बच्चों आज इतना, कल आपको और सारी चीजों को मैं बताऊंगा। धन्यवाद।